रिसेंटली अभी दो लोगों की डेथ हुई है। एक का ब्लड कैंसर से एक की मौत हुई है, तो दूसरे की मौत माउथ कैंसर से हुई है। माउथ कैंसर में छाले के रूप में आएगा, जो कि नॉर्मल छाले की दवाई से ठीक नहीं होगा। पेपरों में जो गर्म जैसे नाश्ता रहता है, कुछ गर्म चीज़ों को दिया जाता है और उसको यदि सेवन किया जाता है तो जो पेपर का जो इंक रहता है उस इंक के माध्यम से भी कैंसर फैलने की संभावना। अब लोगों को बोलो कि अल्कोहल दारू से कैंसर होता है, लेकिन वो मानते नहीं। कल ही एक पेशेंट आया था जो खून की उल्टी कर रहा है, और नहीं वो 1 बाल्टी खून का उल्टी कर चुका। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। पहले हमने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से कैंसर की बीमारी को लेकर चर्चा की कि आखिर ये बीमारी कैसे होता है, क्या फसलों के साथ साथ जो सब्जियों में जैसे जो कीट जो ये कह सकते हैं कि जैसे किसी तरह की खाद, रासायनिक खाद या कीटनाशक का जैसे उपयोग करते हैं तो क्या बीमारी इससे होता है, उन बातों को लेकर हमने उनसे चर्चा की। इसके बाद हम पहुंचे थे जो चिकित्सा मतलब ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं पंडित बसंत बेहरा, उनके पास हम पहुंचे थे। वो काफ़ी समय से आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं, आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। उनसे भी हमने कैंसर को लेकर बातचीत की। उन्होंने ये कहा था कि सेहत का ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से सोना, समय पर उठना, जल्दी उठना और इसके साथ साथ योगा करने के साथ साथ खाने पीने की बातों पर भी उन्होंने जोर दिया था। इसके बाद हम पहुंचे हैं देवोक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी के पास, और उनसे कैंसर को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे ये करूंगा, हमारे क्षेत्र में रिसेंटली अभी दो लोगों की डेथ हुई है। एक का ब्लड कैंसर से एक की मौत हुई है, तो दूसरे की मौत माउथ कैंसर से हुई है। तो सर, आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा कि देवोक चूंकि ग्रामीण बेल्ट में आता है, लेकिन कैंसर के मरीजों की संख्या यहाँ पे बढ़ने लगी है, कुछ लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं। तो आखिर क्या कारण से सर कैंसर लगातार कैंसर बढ़ रहा है? क्या कारण से कैंसर के बढ़ने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, माउथ कैंसर जो है उसका सीधा रिलेशन रहता है एडिक्शन से, सब्सटेंस एडिक्शन से। मतलब यहाँ मैं देखा कि जो खर्रा है, तम्बाकू का और गुटखा का बहुतायत मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, उसके वजह से माउथ कैंसर होता है। और जो ब्लड कैंसर है वो तो जेनेटिक है, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के वजह से होता है। मतलब जीन एरर, जो इनबॉर्न एरर रहता है जीन में, उसके वजह से होता है। लेकिन देखो, कोई भी कैंसर है उससे डेथ होना ये उनके नेग्लेंसी पर डिपेंड करता है। आप किसी कैंसर को अगर आप अर्ली डायग्नोस करें, कैंसर का एक ही फंडा, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आप सही समय में उसको डायग्नोस कर लिए तो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। और आज हमारे भारत में अच्छी ट्रीटमेंट आ चुकी है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, जिसके वजह से उनकी जो प्रोग्नोस्टिक है वो बहुत बेटर से गुड से बेटर हो गया है। लेकिन क्या होता है, पेशेंट जो रहते हैं वो उसको नेगलेक्ट करते हैं। जैसा हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मेरे को छाला हो रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो पता चलता है कि वो प्री कैंसरस कंडीशन में है। अब उनको बोल रहे हैं कि जाओ आप रायपुर में जांच करा लो या भवानीपट्टनम में जांच करा लो, तो बोले नहीं सर दवाई लिख दो। कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, अब जैसा किसी का ब्लड, आप ब्लड कैंसर की बात बोल रहे हैं, किसी का ब्लड कैंसर है तो उसको सिम्टम क्या आएंगे, उसके ब्लड में एबनॉर्मलिटीज आएंगे। अगर ब्लड में एबनॉर्मलिटी आ रही है, हिंदी में उसको समझाइए ना सर, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल के दर्शक हमारी न्यूज चैनल को ज़्यादा देखते हैं, तो थोड़ा हिंदी में आप डेफिनेशन उसको कीजिए ना सर। जैसे जो रक्त में, रक्त की जो टेस्ट जांच होती है, उसके जो रिपोर्ट आते हैं उसमें हम देख के बता सकते हैं कि आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको आगे जो जांच की ज़रूरत है। तो यहाँ उस चीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है। हमको ब्लड चढ़ा दो, बॉटल चढ़ा दो, वीकनेस लग रहा है बॉटल चढ़ा दो, ब्लड लग रहा है ब्लड चढ़ा दो, आगे जांच की तरफ नहीं जाते। और जब आप जांच नहीं करोगे, वो जब स्टेज बढ़ जाता है, जैसे आप कैंसर के स्टेजेस रहते हैं, 4th स्टेज रहते हैं। फर्स्ट स्टेज उसकी प्रोग्नोस्टिक बेटर रहती है, सेकंड स्टेज हो गई उसकी गुड में आ जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेज, जैसा मान लो लिम्फ नोड
अगर मेटास्टेसिस हो रहा है तो वो कैंसर बढ़ता है और उसमें डेथ होती है। तो इसका इसलिए प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों, मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज़ के लिए कि कैंसर को ठीक किया जा सकता है। अगर उसको पहले उसको समझ लिया जाए, उसको जान लिया जाए कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों के अगर उसको पहले अगर समझ जाए उस चीज़ को कि हाँ मुझे कैंसर है और वो जांच कराए और वो उसका ट्रीटमेंट लेना चालू करें तो 90% आप कैंसर के मरीजों की जान बचा सकते हैं। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि प्री कैंसर, जो आपने जैसे कहा कि प्री कैंसर है, उसकी जांच उसको करवानी चाहिए, सो सर उसको किस टाइप का सिम्टम मिलता है, कि किस टाइप के लक्षण उसके में दिखना शुरू हो जाते हैं कि वैसे व्यक्ति को जांच के लिए तत्काल आगे बढ़ना चाहिए? अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग थोड़ा सा सिम्टम, ब्रीफ करेंगे सर? जैसा माउथ कैंसर बोलो, माउथ कैंसर में छाले के रूप में आएगा, जो कि नॉर्मल छाले की दवाई से ठीक नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वो गट्ठे बनने चालू हो जाते, गोला बनना चालू होगा, धीरे धीरे वो फिर दर्द देना चालू होगा, फिर उसमें पस आना चालू होगा, स्टेजेस बढ़ते जाएंगे। फिर वो जो सराउंडिंग है उसके जो अगल बगल के जो लिम्फ नोड हैं उसको आप उसको कवर करना चालू करें। मान लो जैसा इंडिया इज़ ए कैपिटल ऑफ, मतलब इंडिया को स्तन कैंसर की राजधानी बोलते हैं। इंडिया में स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और सर्वाइकल कैंसर। जी। तो स्तन कैंसर के लक्षण क्या रहते हैं? जो स्तन है उसमें गांठ होंगे, जो एरियोला रहता है, निप्पल रहता है, उसमें रिट्रैक्शन रहे, मतलब दबा हुआ रहेगा, एक रेडनेस रहेगा। तो वो जो महिलाएं हैं वो अपने खुद ब्रेस्ट को आईने में देख के अगर उसको उसके लक्षणों को जान के अगर उसका अर्ली डायग्नोज मतलब उसकी जांच कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट है। सर्वाइकल कैंसर जैसा आप लोग सुनोगे, बच्चादानी का कैंसर, बच्चादानी का जो कैंसर होता है उसमें वाइट डिस्चार्ज रहते हैं, मतलब बदबूदार सफ़ेद पानी निकलता है, बदबूदार रहता है और वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होता। ये सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट, और उसके वैक्सीन भी लगते हैं। ह्यूमन पेपिलोरा वायरस से जो होता है सर्वाइकल कैंसर, उसके वैक्सीन भी लगते हैं। उसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है कि प्रेग्नेंट जैसी डिलीवरी होती है विदिन 7 डेज 10 डेज उसको ह्यूमन पेपिलोरा वायरस का वैक्सीन लगाया जाए ताकि ये प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को। माउथ कैंसर की बात करें, एडिक्शन के लिए अवेयरनेस नहीं है, लोग जान रहे हैं उससे कैंसर होता है फिर भी खाते हैं उसको। ब्लड कैंसर एक ऐसा है, वो ऐसा चीज़ है, उसका अभी तक ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो आपको बड़े से हायर सेंटर में मिलेगा। उसके लिए फिर वो जीन थेरेपी होती है, जीन थेरेपी यहाँ नहीं होती, मतलब वो DNA लेवल पे उसकी ट्रीटमेंट होती है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराओ, तो वो बहुत हाई लेवल का ट्रीटमेंट है, वो तो यहाँ पॉसिबल भी नहीं है और मोस्टली विदेश जाना पड़ता है या फिर मुंबई या दिल्ली या पुणे जाओगे तब होगा। और दूसरा क्या होता है कि पेट के कैंसर, मोस्टली उसके जो कॉज है वो अल्कोहल है। अब लोगों को बोलो कि अल्कोहल दारू से कैंसर होता है, लेकिन वो मानते नहीं। कल ही एक पेशेंट आया था जो खून की उल्टी कर रहा है, और नहीं वो 1 बाल्टी खून का उल्टी कर चुका। उसको बोले बहुत दारू पीता है, उसको बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल चले जा, दिखाना पड़ेगा, जांच कराना पड़ेगी, नहीं उल्टी का दवाई दे दो, खून रोकने का दवाई दे दो। तो लोग नेगलेक्ट करते हैं, मतलब नज़रअंदाज किया जाता है चीज़ों को, और नज़रअंदाज करोगे तो कैंसर बड़ा रूप लेगा और मृत्यु होना संभव है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, तो आपने तमाम जो चीज़ें थी आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कई बार ये देखने में आता है कि जैसा कि आपने बताया लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। सर एक सवाल आपसे ये भी करूँगा, क्या जिस व्यक्ति की जो रूटीन है या उसकी जो दिनचर्या जैसे सही नहीं रहती, जैसे व्यक्ति देर रात तक जगना, उसके बाद सर इधर फिर देर सवेरे उठना, 9-10 बजे 11 बजे, रात को 2 बजे 3 बजे सोना, तो समय पे खाना ना खाना, तो भी क्या सर ये क्या कैंसर का कारण बन सकता है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिकली, ऐसा साइंटिफिकली ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। आपके सोने खाने से कोई लेना, आपका जहाँ कैंसर के 2 ही कारण रहते हैं, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर रहता है, मतलब पर्यावरण के कारण होगा,
जैसा उसमें खाना आ जाता है, या फिर कुछ आप नशा कर रहे हैं, या फिर कुछ वायरस आ जाते हैं, या फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरा होता है जेनेटिक। आपके जो क्रोमोसोम हैं, जो डीएनए है, उसमें इनबॉर्न एरर रहता है। जैसे कई कैंसर ऐसे हैं जो 13 क्रोमोसोम नंबर पे लाई करते हैं, उसके जो डीएनए रहते हैं। किसी के 13 पे लाई करते हैं, किसी के 20 में लाई करते हैं, किसी को 19। तो उसमें इनबॉर्न एरर रहता है, जन्मजात एरर रहता है, उसमें वो कैंसर होता है। उसका कोई मतलब वो कोई कारण नहीं रहता, वो होगा आपको। जैसा बोलते हैं ना, जैसा किसी को माउथ कैंसर हुआ, बोले यार मैं तो जीवन में कभी सौंफ नहीं चाबा, लेकिन मुझे माउथ कैंसर हो गया, तो वो उसके क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। मतलब सब कई बार बिना नशा या बिना खैनी गुटखा के भी हो सकता है। मोस्टली जो ब्लड कैंसर है ये इसी कारण से होते हैं। जी। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जेनेटिक जाता है। जैसा मान लो अगर मदर फादर को है, माँ बाप को है, तो उसके बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा रहेंगे। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आपसे। सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जागरूकता का अभाव है, लोगों को जैसे आप लोग भी सलाह देते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने खून का उल्टी किया। सर, जैसे आप बता रहे थे कि एक व्यक्ति के मुंह में छाला था, तो आप लोगों को लगा कि प्री कैंसर हो सकता है, आपने उसे सलाह भी दिया कि आप उच्च स्तर पे जाइए और जाकर चेक करवाइए, लेकिन व्यक्ति ने सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। तो सर, ऐसे लोगों को, चूंकि पूरा देवभोग आपको देखेगा और आप देवभोग के एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, लोगों को आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, तो सर लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा, आप अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनकी बातों को मानें, गंभीरता से लें, क्योंकि वो अनुभवी हैं, उनको जानकारी है। उनकी बातों को भी मानोगे तो बहुत सारे कैंसर आप प्री कैंसरस कंडीशन में ही ट्रीटमेंट करके आप कैंसर तक जा ही नहीं पाओगे, और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी बात, वो जो बता रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करना है, ये लक्षण है, उसको आप गंभीरता से लें, और बहुत कुछ 90% आपके द्वारा एफर्ट लगाएंगे, 10% डॉक्टर लगाएगा। आप कैंसर के बहुत सारे मामलों को बहुत कम कर सकते हैं। जो मृत्यु दर है उसको कम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें अवेयरनेस का मामला है। तो ये थे डॉक्टर इंद्रजीतेन भारद्वाज सर। आप इनको सुन रहे थे, इनका कहना है कि कैंसर में जागरूकता का अभाव है। यदि व्यक्ति जागरूक हो जाएगा और जैसे ही लोगों को बिल्कुल यदि लक्षण उसमें दिखता है, जैसे कि सर लक्षण को बता रहे थे कि यदि लक्षण आपके में यदि इस तरह का नजर आता है तो आप तत्काल बड़े सेंटर में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए और इसका इलाज कराइए। सर का ये भी कहना है कि यदि समय पर यदि कोई व्यक्ति कैंसर के प्रति जागरूक हो जाए और अपना इलाज शुरू करवा दे तो मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और अपने जीवन को भी बचा सकता है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। जिस तरह से क्षेत्र में एक भयावह बीमारी कैंसर तेजी से बढ़ रही है, कैंसर ने हाल ही में कैंसर से 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उनके नाम का खुलासा हम नहीं कर सकते, उनके नाम को सार्वजनिक करना भी गलत होगा, लेकिन जिस तरह से भयावह बीमारी लोगों को चपेट में ले रही है, इसको देखते हुए हमने एक समाचार तैयार करने की कोशिश की है। हम पहले जो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी थे JR नाग, उनके पास भी पहुंचे थे और तमाम विषयों को लेकर उनसे चर्चा की। अब हम पहुंच गए हैं जो आयुर्वेद के चिकित्सक पंडित बसंत बेहरा जी के पास पहुंच गए, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो कैंसर है, ये कैंसर आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है और इसके होने का कारण क्या है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैंसर जो अभी तेजी से जो क्षेत्र में फैल रहा है, अभी हाल ही में 2 लोगों की मौत हुई है, तो ये आखिर ये बीमारी होता क्यों है? कैंसर जो रोग है पहले यहाँ पर होता नहीं था, क्योंकि पहले यहाँ पर लोग जो उनका खाद्य था वो शुद्ध था, और जो खेती होती थी उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज करते नहीं थे। आजकल फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से यहाँ भी प्रयोग होने लगा है, और विशेषकर हम जो सब्ज़ी लाते हैं बाज़ार से, वो यहाँ तक देखा गया है कि आज उसमें पेस्टिसाइड डाल दिए और तुरंत उसको तोड़ के ले आए। अब वो जो पेस्टिसाइड है वो अंदर जब जाएगा तो ये सब कैंसर तो निर्माण करेगा ही। मुख्य कारण तो हमारे आयुर्वेद में या शास्त्रों में कहा गया है कि आहार, विहार और दिनचर्या, ये 3 बात हैं। तो इसमें जो हम आहार हैं, तो जो आहार शुद्ध ले रहे हैं वो है होना चाहिए, और मुख्य कारण एक है ये रिफाइंड तेल का भी। आजकल जो तेल आ रहा है कई प्रकार के, अब उसमें राइस ब्रान कहा जाता है। अब चावल से या भूसा से कितना तेल निकलेगा, वो भी शुद्ध नहीं है। तो ये सब कारण है। और जो होटल में हम या कोई भी जो
होटल का जो खाना या बाहर का खाना खा रहे हैं तो उसी तेल को बार बार गर्म किया जाता है, तो बार बार गर्म करने पर भी वो कैंसर का कारण हो जाता है। आप बताइए। और है जैसे पॉलीथीन में कोई चीज़ हम पैक करते हैं, अगर गर्म चीज़ों को, गर्म खाद्य पदार्थ को पॉलीथीन में पैक किया जाए तो वो भी एक कैंसर का कारण होता है। उसके जो तत्व हैं वो आ जाते हैं उसमें और फिर उसमें प्रभाव पड़ता है खान पान में, तो उसका कारण वो भी मुख्य कारण है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो पेपरों में जो गर्म जैसे नाश्ता रहता है, कुछ गर्म चीज़ों को दिया जाता है और उसको यदि सेवन किया जाता है तो जो पेपर का जो इंक रहता है उस इंक के माध्यम से भी कैंसर फैलने की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, वो है, इंक से भी फैलता है और जो प्लास्टिक पैकिंग से भी फैलता है। इसीलिए ज़्यादातर आजकल शहरों में वो उसमें जो फाइल आता है एल्युमिनियम फाइल में उसको लपेटा जाता है। और मैं देखा हूँ इधर साउथ में तो उन लोग बहुत ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखते हैं और केले के पत्ते का यूज़ करते हैं और केले के पत्ते में देते हैं। होटल में भी हम खाना खाने बैठते हैं तो बर्तन के ऊपर में फिर केले का एक पत्ता बिछा के देते हैं, क्योंकि वो बर्तन भी ठीक से धुलाई होती नहीं, बार बार एक दूसरे के वहाँ पर जो जीवाणु है एक से दूसरे से फैलने का वो रहता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों में बहुत सतर्कता जरूरी है। और एक कारण है इस क्षेत्र में जो जिस वातावरण में जैसी जो हैवी मेटल है उसकी मौजूदगी, जैसे आर्सेनिक है, निकिल है, इसकी अगर मौजूदगी रहती है तो उसमें भी उसका अगर सेवन कर लिया जाए तो भी कैंसर का कारण बनता है। विशेष करके आजकल यहाँ जो पानी है, बोरिंग आजकल बहुत खोदाई हो रही है और जो बोरिंग की जो गहराई है पूरा अधिक गहराई तक होती है तो उसमें खनिज मेटल बहुत पाए जाते हैं, ज़्यादा करके आर्सेनिक भी इस क्षेत्र में है, तो मुख्य रूप से वो भी एक कारण है। इसीलिए पानी को भी या तो उबाल के आप पानी पिएं या फिर आरओ का पिएं, माने पानी की शुद्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये भी माना जा सकता है कि जैसे पानी में हैवी मेटल यदि कहीं होता है और यदि कोई व्यक्ति उसका सेवन करता है तो वो भी कैंसर का कारण बन सकता है। वो कैंसर का भी कारण बनता है और किडनी का भी कारण बनता है, वो दोनों का कारण बनता है वो भी। अच्छा, आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को यदि इस तरह की भयावह बीमारी से बचने के लिए किस तरह उसको मतलब जीवन शैली अपनाना चाहिए, किस तरह उसको ज़िंदगी जीना चाहिए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। हाँ, ये क्या रात को जल्दी सो जाना चाहिए करीब 10 बजे और सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए और उसके बाद जो नियमित आहार विहार का पालन करें, ये वॉकिंग करना चाहिए, शुद्ध हवा लेना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात यहाँ और है, जो मुख का गले का कैंसर हो रहा है उसके लिए है ये तंबाकू, गुटखा, ये जो सेवन यहाँ कर रहे हैं आजकल अधिक मात्रा में, तो ये भी मुंह का कैंसर के लिए, अन्न नली का कैंसर के लिए मुख्य कारण ये भी है। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या आयुर्वेद में कैंसर का इलाज संभव है? आयुर्वेद में प्राचीन काल से होता आ रहा है, अभी भी होता है, लेकिन उसकी चिकित्सा का सही समय में अगर पता लग जाए, डायग्नोसिस हो जाए कि कैंसर है और जैसे फर्स्ट सेकंड स्टेज में, तो अगर उसकी चिकित्सा की जाए और जो रोगी है वो उचित आहार विहार में रहे तो चिकित्सा की जा सकती है, उसकी ठीक हो सकते हैं और कीमो और रेडिएशन वगैरह से रोगी बच सकता है, बशर्ते कि पहले से उसका डायग्नोसिस हो जाए। लेकिन चिकित्सा थोड़ी महंगी है, हीरक भस्म यूँ जो है थोड़ा उसका सेवन करना पड़ता है, लेकिन आहार तो कुछ उसकी आयु तो बढ़ाया जा सकता है या फिर उस स्टेज तक उसको रोक दिया जा सकता है। पूरा अगर ठीक ना हुई तो कुछ स्टेज तक रोक दिया जा सकता है। कुछ कैंसर तो ठीक भी हो जाते हैं। आप आयुर्वेद के आप चिकित्सक हैं और आपको आयुर्वेद का काफ़ी नॉलेज, आप पुराने चिकित्सक हैं देवभोग के, तो आप क्षेत्र के लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अपने स्वास्थ्य को, उनके स्वास्थ्य को लेकर? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में ये सुझाव देना चाहता हूँ मैं कि जो हम बाज़ार से जो भी चीज़ लेते हैं, ये जो सब्जी है उसको घर में ठीक से पहले गर्म पानी से धो लिया करें और फिर उसे बनाया करें सब्जी। और जो ज़्यादा करके जो हाइब्रिड वाले हैं, बहुत जो बड़े लौकी हैं बड़े साइज़ के या इतने ही बड़े साइज़ के आते हैं, उसमें इंजेक्ट किया जाता है बढ़ाने के लिए, वैसे चीज़ों का प्रयोग बंद करें और जितना संभव हो अगर देसी जो किसान हमारे यहाँ पर करते हैं उनके सब्जी का वो उपयोग करें और विशेष करके तेल का ज़्यादा ध्यान रखें, उसको अच्छे क्वालिटी का तेल का सेवन करें और बार बार उसको गर्म करके उसका सेवन न करें, एक बार ही प्रयोग करें
और नींद अच्छी से लें रात्रि को, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि शुद्ध वायु लेना बहुत ज़रूरी है। कि जो कैंसर का जो मुख्य कारण है, कोशिकाएं जो हमारे शरीर में है, वो कोशिकाएं बनती रहती है और मरती रहती है। तो कोशिकाओं तक ठीक से अगर ऑक्सीजन पहुंच जाए हर कोशिकाएं में, तो फिर वो कोशिका जीवित होती है, अच्छे से कार्य करने लगती है, तो कैंसर से उसका बचाव हो सकता है। इसीलिए हमारे पुराने में आयुर्वेद में भी वर्णित है, योग शास्त्र में भी ये प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम करने से जो कोशिकाएं हैं वो सब सही हो जाती हैं, कोशिकाएं खराब कम होती हैं। अब जब कोशिकाएं खराब नहीं होगी और तो फिर वो कोशिका जब जीवित रहेगी तो उसका जो विभाजन है वो अनियंत्रित नहीं होता। जब अनियंत्रित विभाजन हो जाता है तो वहाँ ट्यूमर बन जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये मुख्य जो सावधानियाँ हैं ये बरतनी चाहिए लोगों को। तो आप ये सुन रहे थे जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं पंडित बसंत बेहरा जी, इन्होंने तमाम बातों को लेकर फोकस डाला, प्रकाश डाला। इनका कहना है कि एक व्यक्ति को जो यदि इस तरह की भयावह बीमारी से बचना है तो उचित खान पान पर ध्यान देना चाहिए और नियमित ज़िंदगी जीना चाहिए। देर रात तक उन्हें नहीं जागना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए और सवेरे उठकर योगा पर भी ध्यान देना चाहिए और जो प्रकृति की जो शुद्ध हवा है लेना चाहिए, ताकि सभी कोशिकाओं तक वो जो ऑक्सीजन है पहुंच सके और व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके। लोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। क्षेत्र में जिस तरह से कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अभी हाल ही में कैंसर से 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है और कैंसर एक भयावह बीमारी है जो देवोग क्षेत्र में भी तेजी से फैल रहा है। इसके साथ साथ अन्य और नई तरह की जो बीमारियां देखने को मिल रही है, उसको लेकर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी JR नाग जी से बात करने के लिए पहुंचे और नाग जी से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यदि फसलों में जो कीटनाशक हो या खाद की मात्रा यदि ज़्यादा डाला जाता है, हालांकि उत्पादन तो होता है यदि खाद डाला जाए, लेकिन उत्पादन के एवज में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन बातों को जानने आए हैं। नाग जी, वोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद तिवारी जी। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे ये करूंगा, जिस तरह से हमारे क्षेत्र में अभी कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, हाल ही में अभी 2 डेथ हुई है और नई नई तरह की जो बीमारियां अभी होने लगी है लोगों को, तो क्या माना जाए सर, क्या जो अनाज है, अनाज में जो रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है या कीटनाशक का सब्जियों में उपयोग किया जा रहा है, उसका असर पड़ रहा है क्या सर? बिल्कुल स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे किसान भाई लोग उत्पादन लेने के चक्कर में हमारा जो वैज्ञानिक सलाह परामर्श है विभाग द्वारा कि एक संतुलित मात्रा में खाद का दवा का उपयोग करें, जिससे हमारा मिट्टी की स्वास्थ्य भी अच्छी रहे और हमारे भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन अंधाधुंध खाद दवा के उपयोग के कारण उत्पादन लेने के चक्कर में कहीं न कहीं हमारा जो खाद्य वस्तु है, सब्जी से लेकर के गेहूँ है, मक्का है, चावल है, दूषित होते जा रहा है। और साथ ही साथ जो है ये गंभीर जो बीमारी आ रहे हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में यदि हम उत्पादन के चक्कर में डाल रहे हैं तो हमारा प्रतिकूल प्रभाव हमारे वातावरण में भी पड़ रहा है और हमारे शरीर में भी पड़ रहा है, जिससे ये दूषित भोजन के लेने से कई प्रकार के गंभीर बीमारी से हमको सामना करना पड़ रहा है। निश्चित ही कहीं न कहीं जो है हमारा ये रासायनिक खाद दवा का अधिक मात्रा में उपयोग करने से भी अनाज दूषित हो रहा है। अच्छा नाग साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, खेतों में जो रासायनिक खाद है उसका कितना उपयोग किया जाना चाहिए सर फसलों के लिए? जो हमारा वैज्ञानिक सलाह है संतुलित मात्रा में 60-40-20, 60% नाइट्रोजन, 40% सिंगल सुपर फास्फेट और 20% पोटास, जो वैज्ञानिक सलाह की मात्रा है हर फसल के लिए अलग अलग जो उसका मात्रा डालने का है, यदि उस मात्रा में यदि हम डालते हैं तो निश्चित ही हमारा अनाज भी दूषित होने से बच जाएगा। सर आपने जैसे बताया कि 60, 40 और 20 रेशियो मतलब किस टाइप का होता है सर? क्यों, चूंकि 100 में 60, 40, 20 इसको थोड़ा समझ में नहीं आया सर, इसको थोड़ा सा क्लियर समझाएंगे। यदि हम प्रति एकड़ के हिसाब से जैसे 60 किलो हम यूरिया का उपयोग करते हैं, 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करते हैं, ये हमारा जो है संतुलित मात्रा का खाद है। यदि हम इस मात्रा में अनुपात में यदि उपयोग करते हैं तो हमारा अनाज भी
उत्पादन भी सही होगा और हमारा अनाज भी शुद्ध रहेगा और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य भी शुद्ध रहेगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये करूंगा। अभी जब देखने में आ रहा है कि बाजार में भी जो सब्जियां आती है, कई बार ये देखने में आता है कि लौकी ना, जो जितना लौकी को होना चाहिए लौकी, उससे बड़ा लौकी मिलता है। तो ये कहा जाता है कि इसे इंजेक्शन लगा दिया गया है या कुछ केमिकल डालकर बनाया गया है। तो केमिकल डाला हुआ सब्जी का स्वास्थ्य पे कितना ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सर? स्वास्थ्य पे जितने भी केमिकल युक्त जैसे उत्पादन की दृष्टि से, चाहे लौकी हो, चाहे फूल गोभी की सब्जी हो या चाहे और विभिन्न प्रकार की सब्जियों में कई किसान भाई लोग उत्पादन की दृष्टि से उपयोग करते हैं, जिससे हर 2 दिन 4 दिन में बाजार में सब्जी निकल रहा है। तो इससे निश्चित है कि उसको यदि हम सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और गंभीर बीमारी से हम पीड़ित हो सकते हैं। मैं इसीलिए सभी किसान भाइयों से, हमारे विभाग की ओर से यही परामर्श देता हूं कि ज़्यादा मात्रा या हानिकारक दवाइयों का उपयोग ना करें। जो प्रतिबंधित दवा है शासन द्वारा जो किया जाता है उसको उपयोग ना करें, जिससे हमारा उत्पादन सही बने और हमारा मानव जीवन में, शरीर में, स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव न पड़े। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, चूंकि आपको पता है सर कि रासायनिक खादों का उपयोग भी किया जा रहा है, कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है, तो सर जो यहाँ पे निजी जो दुकान के संचालक हैं, क्या आप उन लोगों को निर्देशित करते हैं क्या सर कि आप लोग किसानों को ऐसे दवाइयों को ज़्यादा, आप लोग दवाइयाँ ऐसे किसानों को जैसे दवाइयाँ ज़्यादा ना बेचें या ज़्यादा रासायनिक खाद ना दें, ऐसा कोई निर्देशित करते हैं क्या सर समय समय पर? बिल्कुल, हम लोग समय समय पर जो हमारे विभाग द्वारा लाइसेंसधारी जो निजी विक्रेताएँ हैं, समय समय में हमारा जो उर्वरक निरीक्षक है, बीज निरीक्षक है और हमारे सभी स्थानीय अमलों, मैदानी अमलों के द्वारा हर सप्ताह जो है उनको सलाह दिया जाता है, उसके रिकॉर्ड वगैरह का जांच किया जाता है और मात्रा से अधिक यदि खाद उन्होंने प्रदाय किया गया है जिससे उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और यहाँ तक कि उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाते हैं और दुकान भी सील कर दिए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, सर गोबर खाद शरीर के लिए, जब गोबर खाद के उपयोग से सब्जियां लगाई जाती है या खेतों में फसल भी लगाया जाता है, धान की फसल भी ली जाती है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है उसे, और जबकि जो कीटनाशक होते हैं या रासायनिक खाद स्वास्थ्य के लिए उसे हानिकारक बताया जाता है। तो सर आप लोग लोगों को समझाइश देते हैं क्या सर कि आप लोग गोबर खाद का उपयोग कीजिए ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहेगा और अन्य लोग जो इसे सेवन करेंगे उनका भी जीवन स्वस्थ रहेगा करके? जी, इसके बारे में हमारे विभाग के साथ साथ हमारा राज्य शासन भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जो हमारे गौठान के माध्यम से जो वर्मी खाद तैयार किया जा रहा है, उनको अधिक से इस जो फैल रही काफ़ी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तो राज्य शासन भी पहल किया है। इस गौठान के माध्यम से उस गोबर का क्रय करके उसमें वर्मी खाद तैयार करें और वर्मी खाद तैयार करके जो है समिति के माध्यम से कृषकों के खेतों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था शासन द्वारा बड़ी अच्छी ढंग से किया है। और इसके जो इस जितने भी गोबर खाद युक्त है या खाद का उपयोग जिससे फसल में लिया जा रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध है। अच्छा सर, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे मनुष्य के शरीर पे तो हानिकारक असर उसका प्रभाव पड़ता ही है, साथ साथ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है। कई बार देखने में आता है कि जो कई तरह के जो खाद होते हैं वो खाद इतना तेजी से काम करता है, कीटनाशक इतना तेजी से काम करता है कि बिल्कुल मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो क्या किसानों को बताया गया है क्या कि आप लोगों का जो खेत है, खेत बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस तरह के रासायनिक खाद को या कीटनाशक को, तो आप लोग उसका उपयोग मत कीजिए, इस तरह आप समझाते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे वरिष्ठालय विभाग द्वारा जो है मिट्टी नमूना लिया जाता है। मिट्टी नमूना लेकर के प्रयोगशाला के माध्यम से उसकी मिट्टी की जांच, गुणवत्ता की जांच की जाती है। तभी किसानों को यह पता चल पाता है कि हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो एक अम्लीय रूप में है कि हमारा मिट्टी क्षारीय हो रहा है। तो ये दोनों की स्थिति कंडीशन में जो है फसल का पैदावार अच्छी नहीं होती। तो इनके स्वास्थ्य के उपचार के लिए जब मिट्टी का परीक्षण जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है हम समसामयिक सलाह कृषकों को देते हैं, जिससे किसान जो है हमारे जो समसामयिक सलाह से सुन करके जो है उनको उपयोग करते हैं और फसल लेते हैं। देखने में आता है आजकल की बाजारों में जितनी भी सब्जियां आती है, अधिकांश लोग, अब सब लोग तो नहीं कहेंगे सर, अधिकांश जो सब्जी बोने वाले लोग हैं वो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं सर, और कीटनाशक भी उसमें छिड़काव करते हैं। तो सर उस सब्जी को सर यदि कोई ग्रहण करता है तो कैंसर जैसे बीमारी होने के चांस हैं क्या सर?
अब देखो, अब मैं कैंसरी एक ही बीमारी की बात नहीं करता, क्योंकि उसमें जो हानिकारक खाद है, दवा का उपयोग किसान भाई लोग उत्पादन की दृष्टि से कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि यदि मात्रा से अधिक यदि उपयोग किए जा रहे हैं या कर रहे हैं, और उसको यदि हम उसके उत्पादन से जो हम ग्रहण भोजन कर ले रहे हैं सब्जी, तो निश्चित ही हमको कई प्रकार की बीमारी से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो ये आप सुन रहे थे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी JR नायक जी को। इनका कहना है कि ज़्यादा कीटनाशक के सेवन के साथ साथ जो रासायनिक खाद का जो खेतों में उपयोग किया जा रहा है, ये शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों को हमारे विभाग के द्वारा भी बार बार समझाइश दी जाती है कि इस तरह के जो हानिकारक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रासायनिक खाद से बचे, कीटनाशक से बचे। नायक जी का ये कहना है कि यदि गोबर खाद से खेती करें या गोबर खाद से सब्जी लें, तो ये शरीर के लिए ज़्यादा, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। कैमरा पर्सन गंदा बेसा के साथ रवि कांति तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।